हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने 12th की एनसीईआरटी का जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है उस चैप्टर से उठाए हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। मेनली इस क्लास में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी का एमसीक्यू क्वेश्चन फरवरी 2018 हरियाणा पुलिस एसआई के एग्जाम में पूछा गया था। जो क्वेश्चन था वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले देखो, उसमें पूछा गया था इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन ऑप्शंस थे। ऑप्शन ए, P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B। दूसरा जो ऑप्शन था वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B आर म्यूचुअली, A कॉमा B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, एक और कुछ था और एक था नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो नन ऑफ द अबव आएगा, बिकॉज इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो जरूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी हो, एंड जरूरी नहीं है कि दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ये आप एनसीईआरटी की क्लास 12th की बुक में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में शायद 13.1 या 13.2 के लास्ट का क्वेश्चन है जो एमसीक्यू है, वो डायरेक्ट हरियाणा पुलिस 2018 के एसआई के एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो जो ये प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली क्लास 12th की। तो उसी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो उन एस्पिरेंट्स के लिए भी यूजफुल हैं जो अपने एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यूजफुल है जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, और उनके लिए भी यूजफुल है जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को प्रोबेबिलिटी के ऊपर। Question number 1. If A and B are two events such that the probability of A is equal to 1/4, probability of B is equal to 1/2 and probability of A intersection B. A intersection B का मतलब होता है कि A का भी होना, इवेंट A भी अकर हो रहा है और इवेंट B भी अकर हो रहा है। इंटरसेक्शन बेसिकली एंड को रिप्रेजेंट करता है और यूनियन रिप्रेजेंट करता है और को। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब वो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। नॉट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मुझे नॉट ए लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? ए के ऊपर बार लगा दूंगा, इसको हम नॉट ए बोलते हैं। एंड का मतलब क्या होता है? एंड को मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटरसेक्शन नॉट बी, बी के ऊपर बार लगा दो। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इस तरह से लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट निकालने का। तो चलिए देख लेते हैं। 1 माइनस अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आपको गिवन है 1/8। अब इसको और सॉल्व करते हैं। 1 माइनस यहाँ पे 4, 1, 2 माइनस 1/8, 1 माइनस 3/4 माइनस 1/8। और आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, या फिर ना इसको हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते थे पूरा आंसर निकालने के लिए। चलो अब मैं एक साथ सॉल्व कर लेता हूं, इसको हटा के ब्रैकेट को, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो इसके सारे साइन अंदर भी चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और ब्रैकेट ओपन होगा।
तो इसका एलसीएम 8 हो गया, 8 माइनस 6 प्लस 1, तो 8 माइनस 6 क्या, तो 2, 2 प्लस 1 3/8, 3/8 क्या आ गया आपका आंसर, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, 3/8 आपका क्या आ गया आंसर। ये जो चीज़ें हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ये चीज़ें हम आगे जाके यूज़ करने वाली है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इस इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए मैं करा रहा हूं। तो जब इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, then probability of A intersection B will be equal to probability of A multiply by probability of B। ये आपको याद करना है, ये फॉर्मूला होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स A और B के लिए। तो A इंटरसेक्शन B आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी गिवन है, B भी गिवन है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 विच इज इक्वल टू 3/25। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है स्लाइड में, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक कार्ड निकाल लिया, दोबारा उसको रखा नहीं गया है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। देखो ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स तो 52 हो गए, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26, रेड भी 26, तो ब्लैक 26 हो गए। एक कार्ड निकाला तो उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 26/52। इसके तुरंत बाद दूसरा इवेंट किया, क्योंकि उसने दोनों इवेंट को डिपेंडेंट की तरह दिखाया है, क्योंकि उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, तो दोनों जो इवेंट है यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और डिपेंडेंट इवेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं मल्टीप्लाई से, तो दोनों एक साथ हो रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा, दूसरा हो रहा है पहला नहीं हो रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड क्या आ जाएगा 26/52। अब एक कार्ड निकल चुका है, तो ब्लैक कार्ड कितने बचे 25, टोटल कार्ड्स में भी एक कार्ड कम हो गया तो 51। अब आगे इसको कैंसिल कर लो और सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गए आपके ये 2 क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको रीजनिंग में भी देखने को मिल जाएंगे, जहां पे आप प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं कैसे। इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी। देखो एक मैं इवेंट लेट कर लेता हूं, इवेंट ए, ये है हिंदी रीडिंग। हिंदी रीडिंग वाला जो इवेंट है मैं उसको ए लेट कर लेता हूं। इंग्लिश रीडिंग वाले को मैं बी लेट कर लेता हूं। और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, उनको मैं इंटरसेक्शन से आगे जाके रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो 40% इंग्लिश पढ़ते हैं, 60% हिंदी पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों पढ़ते हैं, दैट इज 20%। तो बोथ को मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। ए भी और बी भी दोनों चाहिए, दोनों इंक्लूड करना है, तो इंटरसेक्शन से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी फॉर द कैंडिडेट्स और फॉर द स्टूडेंट्स हु रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। क्लियर हो गया। तो पहला पार्ट देख लेते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी नीदर रीड्स हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश को नॉट हिंदी नॉट इंग्लिश न्यूज़पेपर भी मैं समझ सकता हूं। नॉट के लिए मैंने आपको बताया था क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं इवेंट के ऊपर। तो हिंदी पढ़ने वाला इवेंट ए है, नॉट के लिए क्या करेंगे, ऊपर इंटरसेक्शन। अब ना तो हिंदी ना ही इंग्लिश, तो दोनों इवेंट एक दूसरे के एक तरीके से डिपेंडेंट इवेंट हैं, ठीक है ना। तो कॉमन चीज पूछ रहा है कि ना तो हिंदी ही पढ़े ना इंग्लिश ही पढ़े, तो दोनों को रिप्रेजेंट हम किससे कर देंगे, इंटरसेक्शन से कनेक्ट करके बी नॉट लगा देंगे। प्रोबेबिलिटी पूछिए तो प्रोबेबिलिटी लगा के ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब ये किसके इक्वल होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने बोला था ना आगे जाके ये चीज यूज होने वाली है। यहाँ पे ये देखो, ये चीज यहाँ पे यूज होगी, यही फॉर्मूला। चलते हैं आगे, यूज कर दो, फॉर्मूला लगा दो। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस
एक्चुअली डी मॉर्गन्स लॉ भी यूज हो जाता है कि बार को हटाने के लिए जो अंदर इंटरसेक्शन है वो यूनियन बन जाता है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ए यूनियन बी, और बार हट जाता है। और अगर इस पे बार लगाना है आपको तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है, दैट इज द डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ लो, टोटल में से यूनियन, ये यूनियन वाली क्या चीज होती है? यूनियन वाली वो चीज होती है कि ए या तो ए या बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दो स्टूडेंट्स जो या तो हिंदी पढ़ते हो या इंग्लिश पढ़ते हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन। और यहां पे ये अगर मैं बार ना लगाऊं ये ऊपर डैश, तो ये रिप्रेजेंट करेगा वो स्टूडेंट्स जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। लेकिन मैंने ऊपर नॉट लगा दिया, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो ना तो हिंदी पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं। अब चलिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 60%। 60% को अगर आप आगे ओपन करोगे तो डिवाइड बाई 100 आएगा, कैसे लिख सकते हो? 3/5। 40% को क्या लिख सकते हो? 2/5। 20% को क्या लिख सकते हो? 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा? 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा? 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/5। हो गया क्लियर? 1 माइनस 5 नीचे, 3 + 2 - 1, 3 + 2 5 - 1 4/5, 1 - 4/5 इज इक्वल टू 1/5। तो 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु नीदर रीड्स हिंदी नॉर इंग्लिश। क्लियर होगी बात? ऐसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ये चीज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में भी गिवन थी, मैंने आपको ये सॉल्व करके भी आपकी समझ के लिए बता दिया। ये चीज क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है कि ये 20% ऐसे हैं जो दोनों ही पढ़ते हैं, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। ये तो वो हो गए जो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो निकालनी पड़ेगी, सॉरी, ये आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ना पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अब बी पार्ट पे आ जाते हैं, चलिए, है ना। अब आ जाते हैं बी पार्ट। बी पार्ट को देख लो। इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, मतलब हिंदी तो पढ़ ही रहा है, ये गिवन कंडीशन है, ये कंडीशन दे दी उसने कि हिंदी तो पढ़ रहा है, कंफर्म हो गई बात। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑल्सो। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हिंदी जो पढ़ रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो इंग्लिश भी पढ़ता होगा, क्योंकि 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो यहां पे यूज होगा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखते हैं मैं अभी बता देता हूं आपको। देखो, उसने पहले हमें क्या चीज प्रोवाइड कर दी जो कंफर्म कंडीशन है, दैट इज हिंदी पढ़ना। हिंदी पढ़ना इवेंट ए मैंने लेट किया है, तो आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और जो कंफर्म चीज है उस इवेंट को नीचे लिखेंगे। जिसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो ऊपर हम बी लिखेंगे। अब इसको लिखने के बाद जो फॉर्मूला होता है, जो ऊपर लिखा है जो नीचे लिखा है उसको एज इट इज नीचे लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करके, और ऊपर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहेगा। अब देखो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु रीड्स हिंदी, then find the probability of the students that they also read English। ये इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कंडीशन आपको दे देता है कि हिंदी तो वो पढ़ता है, तो वो हिंदी जो पढ़ रहा है इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है कि वो इंग्लिश भी पढ़ता होगा। तो ऐसे इसमें कंडीशन के साथ प्रोबेबिलिटी निकलती है, इसीलिए हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो चलिए निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको, ए इंटरसेक्शन बी है, सॉरी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब वो स्टूडेंट्स जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन में गिवन है 20%, जो हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो 1/5। कितनी आ जाएगी ऊपर? 1/5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये कितनी है? 3/5। 3/5 को ऊपर लेके आएंगे तो 5/3, 5 से 5 कैंसिल, 1/3 आंसर आ जाएगा पार्ट बी का। अब सी पार्ट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले पेज को थोड़ा छोटा करेंगे, एडजस्ट करेंगे
और फिर क्वेश्चन 3 पार्ट 3 पर लग जाएंगे। इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, अब देखो वो कह रहा है इंग्लिश पढ़ती है, तो ये गिवन होगी कंडीशन। तो जब पहले मैंने नीचे ए लिखा था, अब की मैं नीचे क्या लिखूंगा, बी लिख लूंगा, क्योंकि अब उसने बता दिया, क्या बता दिया कि भाई इंग्लिश पढ़ता है, तो जो पढ़ता है ना उसको पहले नीचे डाल दो, जिसकी पूछ रहा है उसको ऊपर लिखो। बस ऊपर तो सेम ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, यहाँ पे ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी ऊपर सेम रहेगा 1/5, बी की प्रोबेबिलिटी 2/5, ऊपर आएगा तो 5/2, कैंसिल 1/2, आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, समझने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, उनको इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है और वो ढूंढते हैं फिर इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आज मैं आपको बता दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, throw die again, and if any other number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event that the coin shows a tail given that at least one die shows a 3. इस क्वेश्चन का जो मतलब है मैं बता देता हूं। आपके पास एक डाई है, एक कोन है, डाई को रोल करने पर अगर 3 या 3 का मल्टीपल आता है, मतलब 3 या 6 आता है, तो आप क्या करेंगे, डाई को दोबारा रोल करेंगे, अदरवाइज आप कॉइन को टॉस करेंगे। क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे। मतलब अगर 1 2 4 5 आया तो कॉइन टॉस होगा, अगर 3 और 6 आया तो डाई को दोबारा रोल करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे 2 इवेंट होंगे, 2 इवेंट की कंडीशन बनेगी। कैसी कंडीशंस बनेगी एक बार समझ लेते हैं। मान के चलो आपने डाई रोल किया, तो क्या चीजें आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये चीजें आ सकती हैं। अगर 1 आ गया तो 1 आने के बाद आप कॉइन को टॉस करना है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आई बात समझ में? तो इसको मैं समझने के लिए ऐसे लिख लूं, 1 आने के बाद क्या आएगा, 1H या 1 टेल। मतलब इस केस में जो हमारी कंडीशन बनेगी वो बनेगी 1 आया पहले, फिर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब ये है। ऐसे ही 2 आया तो 2 के बाद फिर कॉइन टॉस करेंगे, टॉस करने के बाद 2 ही कंडीशन होती है, या तो हेड आता है या टेल। तो यहाँ पे मैं 2H और 2T लिख देता हूँ। इसका मतलब पहले 2 आया, फिर या तो H आएगा या टेल आएगा। अब 3 और 6 को मैं छोड़ देता हूं। 4 के केस में भी यही होगा, 4H 4 टेल। 5 के केस में 5H 5 टेल। लेकिन अगर 3 और 6 आता है, बिकॉज 6 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3, तब हम क्या करेंगे, कॉइन को दोबारा टॉस करेंगे, और कॉइन को दोबारा टॉस करने पे 4 और लगा लो इसमें, 5 6, 1 2 3 4 5 6। 3 अगर आया तो दोबारा डाई को रोल करना है, ना कि कॉइन को टॉस करना है। तो जब दोबारा डाई रोल करूंगा तो दोबारा 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस आ सकती हैं। तो इस केस में जब 3 आया तो क्या पॉसिबिलिटीज बनी, यहां पे जो पॉसिबिलिटीज बनी वो क्या बनी, 3 आया पहले, फिर उसके बाद क्या आ सकता है, 1 आएगा, या 3 2 आएगा, या 3 3 आएगा, या 3 4 आएगा, या 3 5 आएगा, या 3 6 आएगा। ऐसे ही 6 के केस में 6 केस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 आया तो दोबारा डाई को रोल करना है, और दोबारा डाई रोल होगा तो पहले 6 आएगा, मतलब 6 आया पहले तो या तो 1 आएगा, या 6 2 आएगा, या 6 3 आएगा, या 6 4 आएगा, या 6 5 आएगा, या 6 6 आएगा। क्लियर हो गई? और अगर 1 आया तो क्या आएगा, पहले 1 आया, फिर कॉइन टॉस होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2 के केस में भी होगा, या तो हेड आएगा, पहले 2 आया, फिर हेड आएगा या टेल आएगा। फिर 4H 4T, और फिर 5H या 5T। आ गई बात समझ में? अब ये केसेस अगर आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल केस कितने बनेंगे, इसको सैंपल स्पेस समझ लो। जो जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको मैंने इकट्ठा करके लिख लिया, तो सैंपल स्पेस बन गया, टोटल केस आपके बन गए 20। क्लियर होगी बात? टोटल स्पेस बन गया आपका। अब देखो, अब आते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन शोज टेल गिवन दैट। अब जो गिवन दैट के बाद चीज लिखी हुई है ना, ये ही गिवन कंडीशन है। क्या है? गिवन कंडीशन। और अगर गिवन कंडीशन है
तो ये कहाँ आएगी प्रोबेबिलिटी में, नीचे की तरफ। ठीक है, तो पहले मैं अपने इवेंट्स को डिफाइन कर लेता हूं, तब मैं आगे चलूंगा। अब मैं ऊपर यहां पे डिफाइन कर देता हूं। अब उसने गिवन क्या किया है, गिवन किया है कि एटलीस्ट वन डाई शोज ए 3। अब मैं एक इवेंट यहीं पे ले लेता हूं, डाई शोज 3, डाई शोज 3, एक तो ये इवेंट हो गया। बी इवेंट में लेट कर लेता हूं कॉइन शोज टेल। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन में बोला है, मैंने 2 इवेंट लेट कर लिए। अब गिवन क्या है, प्रोवाइडेड क्या है, गिवन कंडीशन क्या है कि 3 आए, तो जो 3 आए वो मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में नीचे क्या आएगा, ए। कॉइन की पॉसिबिलिटी पूछी है कि टेल आने की बता दो अब, तो जो टेल आने की पॉसिबिलिटी है उसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है, तो ये आपको निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इतना हो गया, बस इतना समझ में आ गया। तो अब आपको आगे चलना है। आगे चलने से पहले जगह बनानी है, जगह बना दी, चलते हैं आगे। इसको थोड़ा इधर और कर देता हूं, चलो इधर भी जगह बन जाएगी। क्लियर होगी बात? हाँ जी। अब देखो, इसमें ना एक चीज आपको थोड़ी और समझनी है। अगर अब हमसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, पहले मैं ए के इवेंट्स लिख लेता हूं। ए के इवेंट्स, ए क्या है मेरा, डाई शोज 3। 3 किन किन इवेंट्स में आ रहा है, देखो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 आया इन सब में। एक किस में आएगा, 3 6 3 में। तो कितने इवेंट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 केसेस बने। अब बी के मैं लिख लेता हूं, ये मैंने बी के फेवरेबल ए के फेवरेबल आउटकम्स लिखे। अब मैं बी इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स लिख लेता हूं, जिसमें मुझे दिखाना है कि टेल आए। तो टेल कहां कहां आ रहा है, देखो 1H, सॉरी H में तो नहीं आएगा टेल, 1 टेल, 2 टेल, 4 टेल, 5 टेल। क्योंकि कॉइन तो तभी उछल रहा है जब 1 2 4 या 5 आ रहा है। 3 और 6 आने पे तो डाई रोल हो रहा है, तो हेड और टेल के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये इवेंट बी हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे अगर निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए और बी के पहले मैंने फेवरेबल आउटकम्स लिख लिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अगर मैं बात करूं, मैं यहीं पे लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कितने केसेस बन रहे हैं ए के। अब देखो यहां पे कुछ बच्चे गलती ये करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 केसेस बन रहे हैं, टोटल केस 20 है, तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी 7/20 होगी, जो कि गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहां पे जो मेरे आउटकम्स है ना, दे आर नॉट इक्वली लाइकली टू अकर। मतलब यहां पे जो भी सैंपल स्पेस में मैंने सैंपल पॉइंट्स लिखे हैं या आउटकम्स लिखे हैं, उन सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम नहीं है। और सेम नहीं है तो मुझे हर सैंपल पॉइंट या आउटकम की प्रोबेबिलिटी को अलग तरीके से, अलग मुझे प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी पड़ेगी। जैसे समझो एक बात को कि 1 और H आने की पॉसिबिलिटी जो है, क्या वो इक्वल है 6 और 1 आने की पॉसिबिलिटी के, क्योंकि 1H और 6 1 दोनों ही मेरे सैंपल स्पेस का हिस्सा है। 1H में आप ध्यान करो, 1 के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 के आने की पॉसिबिलिटी है डाई में 1/6। क्लियर होगी बात? उसके तुरंत बाद, मतलब ये दोनों इवेंट एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1H की अगर मैं लिखूं पॉसिबिलिटी, तो पहले तो 1 आने की मैं प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, तो 1/6 होगी। H के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल, H 1 और टोटल केसेस 2, कितनी आ गई 1/12। अगर 6,1 इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो 6 क्या है, 6 तो डाई पे आया तो 1/6, 1 नंबर जो है ये फिर दोबारा डाई पे आया तो 1/6, तो कितना आ गया 1/36। क्या इन दोनों की पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज सैंपल पॉइंट्स की सेम है? नहीं। तो इसीलिए इस तरह से डायरेक्ट निकालना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मुझे अलग अलग उनकी प्रोबेबिलिटीज को काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ए में जितने भी इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स की मुझे क्या करनी पड़ेगी, अलग से प्रोबेबिलिटी काउंट करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो या तो 3,1 आएगा, ठीक है, मतलब या नहीं, या तो नहीं, ये एक तरीके से डिपेंडेंट इवेंट है। 3 1 भी चलेगा, 3 2 भी चलेगा, 3 3 भी चलेगा, 3 4 भी चलेगा, 3 5 भी चलेगा, 3 6 भी चलेगा, 6 3 भी चलेगा, क्योंकि इवेंट ए में 3 चाहिए और इवेंट ए के सैंपल पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं सब में 3 आ रहा है। 3,1 के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 3 डाई पे कैसे आएगा, जब 1/6 होगा, क्योंकि 3 तो एक पॉइंट है, टोटल डाई में जो इवेंट्स होते हैं वो 6 होते हैं, तो 1/6, 1 के आने की भी 1/6।
तो या तो ये आ जाए तो भी चलेगा। अब या के लिए मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूं, प्लस लगाता हूं। या तो ये आएगा या 3 2 आएगा, तो उसमें भी 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/6। इनमें तो मल्टीप्लाई आएगी क्योंकि 3 और 1 3 2 ये एक साथ इवेंट्स अकर हो रहे हैं। तो अगर 3 1 आ गया तो 3 2 नहीं आएगा, 3 2 आ गया तो 3 3 नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इनको प्लस से कनेक्ट कर रहा हूं। ऐसे 1 2 3 4 6 7 टाइम्स है, तो 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 7 टाइम्स आने वाला है। तो मैं इसको 1/36 करके मल्टीप्लाई बाई 7 करके डायरेक्ट 7/36 लिख देता हूं। क्लियर होगी बात। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई मेरे पास। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उस बात को करने से पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी के पॉइंट्स देख लेता हूं, सैंपल पॉइंट्स कितने कॉमन है। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वो पॉइंट्स या वो केसेस जिसमें जो ए इवेंट में भी है और बी इवेंट में भी है। तो ए इवेंट में तो कहीं भी हेड टेल का जिक्र ही नहीं है, बी इवेंट में हर जगह टेल का जिक्र है। तो इन दोनों में तो कोई कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन कंडीशन या आउटकम आया ही नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा नल सेट हो गया। तो ये क्या हो गया, 0। अगर ये 0 है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पे जब मैं वैल्यू पुट करूंगा 0 डिवाइडेड बाई 7/36 विच इज इक्वल टू 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाई, एटलीस्ट वन डाई शोज 3 एंड देन कॉइन शोज अ टेल इज 0। क्लियर हो गया क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी पॉइंट पर अगर दिक्कत आ रही हो तो दोबारा प्ले करके देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 1/3 रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एंड एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। दो पार्ट है। देखो इसने क्वेश्चन में खुद ही बता दिया कि प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। इट्स का मतलब ए कॉमा बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इतना हमें पता चल गया। अब पार्ट 1 पे आ जाते हैं। पार्ट 1 पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कितने तरीके हैं उस चीज को सॉल्व करने के। देखो या तो ऐसा हो सकता है कि ए ने सॉल्व कर दिया हो, बी ने सॉल्व नहीं किया हो, या ऐसा हो सकता है कि बी ने कर दिया हो, ए ने नहीं किया हो, या ऐसा हो सकता है कि ए ने भी कर दिया हो और बी ने भी कर दिया हो। तो यहां पे प्रॉब्लम के सॉल्व होने की 3 केस बन सकते हैं। उन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो पहला केस क्या बनेगा मैं वो समझा देता हूं। ए सॉल्व्ड, बी नॉट। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, ये दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो इंटरसेक्शन लगेगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी में लिख देता हूं ए सॉल्व्ड, ए के ऊपर कुछ नहीं आएगा, इंटरसेक्शन बी नॉट मतलब बी के ऊपर बार लगा दो। ये आपको कैलकुलेट करना है। एक तो ये बनेगी पॉसिबिलिटी, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या बन जाएगा, ए नॉट बी सॉल्व्ड। इसकी क्या कंडीशन बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर बार लगा दो, इंटरसेक्शन बी के ऊपर बार नहीं लगेगा। थर्ड केस क्या बन जाएगा जी बताइए। थर्ड केस आपका बन जाएगा, दोनों ही सॉल्व कर देते हैं तब भी तो सॉल्व हो जाएगा। तो आपका ए सॉल्व्ड, बी सॉल्व्ड। क्लियर होगी बात। तो यहां पे हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। इन तीनों केसेस को क्या करना होगा, प्लस, तभी तो आपकी क्या निकलेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी तीनों केसेस के हिसाब से। तो अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, ए कोई इवेंट, एक्स कोई इवेंट ले लेता हूं, दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एक्स विल बी इक्वल टू probability of A intersection B naught plus probability of A naught intersection B plus probability of A intersection B। बस इतना काम आपको करना था। क्योंकि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो हम जानते हैं कुछ प्रॉपर्टी होती है इसकी। क्या प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे बता देता हूँ। अगर A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर ए के ऊपर बार आ जाएगा तो यहां भी ए के ऊपर बार लगा दो, बी दोनों के ऊपर बार आ गया दोनों पे लगा दो, बी पे आया तो खाली बी पे लगा दो। तो ये कंडीशन होती है, उसी का मैं यूज करने वाला हूं। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी नॉट, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। नॉट का मतलब नहीं सॉल्व करने की, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, सॉल्व करने की 1/3, 1 में से 1/3 माइनस कर दोगे 2/3 आएगा, विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड बाय बी, मतलब पी बी नॉट कितना आ जाएगा 1 - 1/3 दैट इज 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, तो 1/2 सॉल्व करने की है, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 ही आ जाएगा, ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी भी। अब मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की 1/3 गिवन है, प्लस अब ए भी सॉल्व कर दे बी भी सॉल्व कर दे, ये तो डायरेक्टली गिवन है, इनको सॉल्व कर लो, काम तमाम, खेल खत्म, पैसा हजम। ये तो देखो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम ले लो 6, 2 + 1 + 1 3, 4/6 2/3, 2/3 क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर होगी बात। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पे आते हैं। और हाँ, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से कम होती है, तो 2/3 को मैं सॉल्व करूंगा तो 0.6 समथिंग आएगा, विच इज लेस देन 1। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन 0 to 1, या 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी या 1 होगी। अगर आपके आंसर में ऐसा नहीं आ रहा है तो समझ लो आपने आंसर गलत निकाला है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। चलते हैं पार्ट 2 पर। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। इसको कैसे करेंगे, इसको भी करते हैं और छोटा कर लो। एग्जैक्टली सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। देखो अब इसमें कितने केसेस बनेंगे कि एग्जैक्ट एक सॉल्व करे, तो इसमें पता है आप क्या करो, आप सिर्फ इसमें ये 2 पार्ट उठा लो, क्योंकि ये 2 पार्ट ही इसमें ये चीज रिप्रेजेंट करते हैं। या तो ए कर दे, ए करेगा तो ए इंटरसेक्शन बी नहीं करेगा, क्योंकि एक पे ही करवानी, दोनों पे नहीं करवानी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस या एक ए नहीं करे, नॉट लगा दिया, बी कर दे, बी के ऊपर नहीं लगाया, तो यही आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है जो हमने कैलकुलेट कर रखी थी पहले ही। कितनी आई 1/3 प्लस 1/6, तो यहाँ पे 1/3 प्लस 1/6 में डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ, जो मेरा आ जाएगा 2 + 1 3/6, यही आएगा ना जी। तो यह आ जाएगा 1/2 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। प्लीज नोट डाउन कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए डाइस इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट 1। देखो जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर कितने जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 2 3, 3 नंबर्स हैं जो कि ऑड हैं। तो अगर एक डाइस को मैं थ्रो करूं और पूछूं कि एटलीस्ट 1 नंबर ऐसा हो जिसमें ऑड नंबर आ जाए, तो आप कहेंगे 3 केसेस हैं जिनमें ऑड आता है, तो फेवरेबल केसेस 3, टोटल केसेस 6, तो ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी है 1/2 ऑन थ्रोइंग 1 डाइस, ऑन थ्रोइंग सिंगल डाइस लिख लो, सिंगल डाइस। लेकिन क्वेश्चन में कैच क्या है कि डाइस को 3 टाइम टॉस किया गया है, बैक टू बैक 3 टाइम्स। बैक टू बैक 3 टाइम्स जो वर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 3 बार फेंकने के बाद की प्रोबेबिलिटी ही पूछ रहा है, तभी उसने एटलीस्ट 1 लिखा। क्योंकि देखो 3 बार कॉइन को डाई को आप थ्रो करोगे तो 3 कंडीशन एक साथ लिखी जाएंगी, या तो 1 1 1 आएगा, या 1 2 1 आएगा, या 3 3 3 3 आएगा, या 4 1 4 आएगा, या 6 1 2 आएगा, 6 3 6 आएगा। मतलब 3 कंडीशन एक साथ लिखी जाएंगी क्योंकि 3 डाई थ्रो हो रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। अब जब 3 डाई थ्रो एक साथ हो रहे हैं तो अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान तरीका है। इसको हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 odd number is equals to 1 minus probability
ऑफ गेटिंग ऑल इवन नंबर्स, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी में से उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे जिस प्रोबेबिलिटी में सारे नंबर इवन नंबर आते हैं। क्योंकि सैंपल स्पेस में से अगर मैं उन इवेंट्स को हटा दूं जिसमें सारे नंबर इवन नंबर आ रहे हैं, तो आपका फेवरेबल केसेस निकल के आ जाएंगे, जो कि वो केसेस होंगे जिनमें कम से कम एक बार ऑड नंबर आ रहा होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूं आपकी समझ के लिए। जैसे देखो, मैंने लिख लिया 2 2 2, 3 बार डाई को रोल किया, 2 पहली बार भी 2 आया, दूसरी बार भी 2 आया, तीसरी बार भी 2 आया। अब क्या इसमें कहीं ऑड नंबर आ रहा है? नहीं, तो ये तो मेरा फेवरेबल केस ही नहीं बना। 4 4 4, इसमें भी ऑड नंबर नहीं आया, ये भी फेवरेबल केस नहीं बना। तो मैं इन केसेस की प्रोबेबिलिटी को टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दूंगा, तो उन केसेस की ही तो प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी जो है एटलीस्ट वन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि इन सैंपल पॉइंट्स को, इन आउटकम्स को मैं टोटल सैंपल स्पेस में से माइनस कर दूंगा, तो वही सैंपल पॉइंट से आउटकम्स बचेंगे जिनमें कम से कम एक ऑड नंबर आ रहा है 3 बार थ्रो करने से। बस 1 माइनस, अब एक बार थ्रो करते हैं तो 1/2 लगाओ। अब ये चीज 3 बार हो रही है एक साथ होने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बार कर दो, तो 1 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 7/8, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर हो गई बात? क्लियर होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, RKC मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, उससे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, ध्यान रखना, विद रिप्लेसमेंट मतलब निकाल ली, दोबारा रख दिया, फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे जगह नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, जिसको लिखना है स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है बोथ बॉल्स आर रेड। 2 इवेंट हो रहे हैं एक साथ, तो दोनों को मल्टीप्लाई से कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेबल इवेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक हो जाए दूसरा ना हो, कंडीशन दोनों की पूछ रहा है। बोथ बॉल्स आर रेड, 8 रेड बॉल हैं, टोटल बॉल कितनी है? 10 + 8 18। 2 बॉल निकाले, दोनों रेड, पहली निकाली, पहली की इतनी लिख दी प्रोबेबिलिटी, इसके साथ ही हो रही है मल्टीप्लाई, और रिप्लेस भी कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स और नंबर ऑफ ब्लैक एंड रेड बॉल्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लो, पहले का आंसर आ जाएगा। सेकंड पे आ जाओ आप, सॉल्व भी क्या होगा इसमें कर लो, 2 4 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 9 जा 16/81 आंसर आ जाएगा। सेकंड पे, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकंड इज रेड। फर्स्ट, ये कंडीशन है, फर्स्ट बॉल कैसी है? ब्लैक। सेकंड बॉल कैसी है? रेड। यही पॉसिबिलिटी आपको बतानी है। तो पहले ब्लैक की बतानी है। ब्लैक कितनी बॉल्स हैं भाई? 10 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल 18 है। अब ये प्रोबेबिलिटी आ गई ब्लैक बॉल आने की, इसके साथ ही मल्टीप्लाई में सेकंड बॉल रेड हो। रेड कितनी बॉल्स हैं? टोटल 8, टोटल है 18। कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो? 2 5 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 9 जा 20/81। ये आपके सेकंड का आंसर आ गया। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो देखो यहां पे 2 केस बन जाएंगे। कौन सा केस बनेगा मैं बता देता हूं आपको। केस 1 बना देते हैं पहले। फर्स्ट बॉल तो आपकी आ गई रेड, सेकंड बॉल आ गई आपकी ब्लैक, ये तो फर्स्ट केस बन गया। सेकंड केस, फर्स्ट बॉल आपने निकाली वो ब्लैक निकल के आ गई, और सेकंड बॉल जो निकाली वो रेड निकल के आ गई। क्योंकि उसने बोला है कि एक ब्लैक हो और एक रेड हो, लेकिन स्पेसिफिक नहीं बताया कि पहली रेड हो या पहली ब्लैक ही हो, ये स्पेसिफिक नहीं बताया। तो या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। जब या की बात आती है तो यूनियन से कनेक्ट होता है। अब यूनियन से कनेक्ट जो होता है उसके लिए प्लस लगाते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। इसकी जो प्रोबेबिलिटी P1 होगी, इसकी क्या होगी? P2। तो P1 और P2 को प्लस कर देंगे। P1 कितना निकल के आएगा? एक रेड हो एक ब्लैक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे से। तो पहली बॉल रेड है क्योंकि रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स कम या ज्यादा नहीं हो रही कहीं पे भी।
तो 1 रेड बॉल, पहली बॉल रेड हो, रेड की कितनी बॉल्स हैं 8, टोटल 18। दूसरा इवेंट ब्लैक बॉल हो दूसरी वाली, ब्लैक कितनी बॉल्स हैं 10/18। ये तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई एक तरीके से। ये कैसी होगी प्रोबेबिलिटी 1। प्लस कर लो, पहली बॉल ब्लैक तो 10/18 प्लस 8/18, सॉरी मल्टीप्लाई। बेसिकली ये सेम ही आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, इनको क्या करना है प्लस। तो आप करेंगे 80 प्लस 80, नीचे सब जगह सेम है 18 तो एलसीएम हो जाएगा 160, सॉरी 18 और 18 की तो मल्टीप्लाई है यहाँ पे, है ना, 18 और 18 की तो मल्टीप्लाई है ना, वही एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 160 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 18। 18 मल्टीप्लाई बाई 18 करोगे तो कितना आएगा, निकाल लो भाई, 10 प्लस 8 लिख लो 18 को और 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 प्लस 144, तो 4 324 आ रहा है, 18 का स्क्वायर 324, है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे और सॉल्व कर लो, 0 40 1, बस 40/80 बना जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक प्लीज चेक कर लेना एक बार, मेरे हिसाब से तो ठीक है सब चीज़। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे 2 केसेस बने थे पार्ट नंबर 3 में, इसलिए पार्ट 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्हीं में से इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस। देखो इंग्लिश आप पढ़ लेना, क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 15 ऑरेंजेस हैं, जिसमें से 15 ऑरेंजेस हैं, जिसमें से 12 तो अच्छे ऑरेंज हैं और 3 कैसे हैं, खराब ऑरेंज हैं। अब एक बॉक्स को सेल के लिए भेजने से पहले वो चेक करते हैं 3 सैंपल, एक रैंडमली ऑरेंज उठाया, दूसरा रैंडम ऑरेंज उठाया, तीसरा रैंडम ऑरेंज उठाया, हाथ डाल के उस बॉक्स में से। अगर तीनों रैंडम ऑरेंजेस सही निकलते हैं तो समझा जाता है कि बॉक्स में सारे जो ऑरेंजेस हैं वो ठीक है, इसको भेज दो। ठीक है, आगे बात समझ में। जब तीनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो तीनों मल्टीप्लाई से कनेक्ट होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक या तो एक पहला ठीक निकल जाए या दूसरा ठीक निकल जाए, तीसरा, तीनों ठीक निकलने चाहिए और तीनों एक साथ हो रहे हैं इवेंट। ऐसा नहीं कि पहला चेक करके दूसरा तीसरा चेक ही नहीं कर रहा, तीनों बार चेक होगा। तो अब उसने क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। मतलब हमें उस प्रोबेबिलिटी को निकालना है जिसमें सही ऑरेंज निकल के आ रहा है, तभी हमारा बॉक्स अप्रूव होगा। तो उसमें अब हम क्या करेंगे, क्या केसेस बनेंगे। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो केस क्या बनेगा। मान के चलो आप फर्स्ट केस बनाते हो, फर्स्ट केस मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है ये, कि पहली बार जो आपने निकाला वो क्या निकल के आया। देखो टोटल 15 है, 12 सही हैं, तो हमें तो सही वाले की निकालनी है ना, तो हमने निकाल दिया कि भाई सही वाले में से ही चुना उसने। दूसरे वाले केस में भी सही वाले में से ही चुना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 अटेम्प्ट हो रहे हैं ना बैक टू बैक। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, निकालने के बाद वो रिप्लेस नहीं कर रहा, उसमें दोबारा क्यों डालेगा, दोबारा नहीं डालेगा। ऑरेंज को निकाल लिया तो जो निकल गया वो निकल गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑरेंजेस भी चेंज होंगे। 12 थे सही, अब 11 ही बचे अगर सही वाला निकल गया तो, और नीचे टोटल में से भी एक कम हो गया, फिर यहाँ पे 10 ही बचे, टोटल में से फिर एक कम हो गया। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, यही हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स विल बी अप्रूव्ड। यस, यही केसेस बनेंगे और इसी से हमारी अप्रूव हो जाएगी। 3 4 जा 3 5 जा 5 से 2 टाइम, 2 से ये 7 टाइम, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, 44 91, आगे सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर होगी बात। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉक्स विच इज बीइंग checked at 3 random attempts and in the last we approve the box is good and it's ready for sale, approved for sale, the probability of this event is 44/91. Thank you very much for joining us for this lovely and wonderful lecture. अगर आपको समझ में आया, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें। अलग अलग क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, रिवाइज करें लेक्चर को। प्रोबेबिलिटी को, आपके स्कोर को बूस्ट करेगा, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा।
अगर और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वेरियस बुक्स लाइक आप क्लास 12th के एनसीईआरटी भी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।